Good afternoon, everyone. My esteemed colleagues, Professor Rashmi Rekha ji, Dr. Rizvi, Dr. Manisha, and my dear students, I welcome you all to the workshop organized under the Mission Shakti program on the theme Bhroon Hatya, and obviously it means female infanticide. The status of women in India has been constantly changing since early times to the present day. But however, we find that there are many pertinent issues that have not been resolved. It has taken measures by passing strict laws. Many women organizations have also come to the forefront to create awareness among the masses regarding the gender sensitization. But still, there are issues that have not been resolved. So, to create awareness among people, we have also organized a workshop on this theme, and we have decided to discuss this issue with our research scholars. So, I would like that my budding research fellows, they would present their views one by one. And before we begin, I would like to invite Dr. Amitabh Rai to recite a poem, and we are very happy that he is here, and he is also an alumni of the Lucknow University. So I welcome Dr. Amitabh Rai. Please start. और मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मैं जिस विश्वविद्यालय का अंग रहा, आज वहाँ से मुझे बोलने का मौका मिल रहा है आपके सामने। इस विषय पे मैं एक अपनी छोटी सी रचना, जो सिर्फ रचना नहीं, मेरा एक एहसास है जो मैंने महसूस किया, अपने गुरुजनों के आदेश पे एक पंक्तिबद्ध किया, आपके सम्मुख रखने के लिए उपस्थित हूँ। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इससे जोड़ने की आपको कोशिश करूँ, और अगर कुछ सेकंड के लिए भी आपके अंदर अगर भावनाएं आई तो मेरी पंक्तियाँ और मेरे गुरुजनों का आशीष दोनों ही चरितार्थ होगा। तो आप लोग से समर्थन की अपेक्षा है। लिखा हुआ है कन्या भ्रूण हत्या, इस पे मैंने कुछ पंक्तिबद्ध किया है। इसमें भ्रूण और माता के बीच का संवाद है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें भ्रूण को यह एहसास है कि बाहर की दुनिया से उसे खतरा है और वो अपनी माँ से कहती है, और इसी संवाद को मैंने पंक्तिबद्ध किया है। गौर करिएगा कि माँ सींचती हो लहू से अपने, मुझे मैं वो क्यारी हूँ। माँ सींचती हो लहू से अपने, मुझे मैं वो क्यारी हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी जान से भी प्यारी हूँ। तेरे बिन कल है, मुझ में देखती अपना कल है। वैसे तो बीजानपुर हूँ, पर नैनों में मेरे जल है। माँ सिर्फ तुम ही समझती हो कि हम तुम्हारी छाया हैं। फिर दादा दादी क्यों कहते कि बेटी धन पर आया है। फिर दादा दादी क्यों कहते कि बेटी धन पर आया है। इस बाहर की दुनिया से मुझे विरुद्ध स्वर ही आते हैं। इस बाहर की दुनिया से मुझे विरुद्ध स्वर ही आते हैं। क्या सिर्फ भैया के जन्म पर ही सोहर गाए जाते हैं? क्या सिर्फ भैया के जन्म पर ही सोहर गाए जाते हैं? फिर वो अपनी माँ से एक आश्वासन के रूप में पंक्तियां कहती है कि तेरे सैंडल पहन पहन कर मैं बड़ी हो जाऊंगी। तेरे सैंडल पहन पहन कर मैं बड़ी हो जाऊंगी। बस उंगलियां मेरी थामे रहना, मैं खड़ी हो जाऊंगी। मैं हंसते हंसते जीवन के हर गम को सह जाऊंगी। तेरे ममता के आंचल में कैसे भी रह जाऊंगी। तेरे ममता के आंचल में कैसे भी रह जाऊंगी। घर आंगन की शोभा का रखूंगी मैं ध्यान हमेशा। कांटों के पथ पर चलकर भी बढ़ाऊंगी अभिमान हमेशा। कांटों के पथ पर चलकर भी बढ़ाऊंगी अभिमान हमेशा। माँ तो चिंता मत करना, माँ तो चिंता मत करना, अग्नि परीक्षा भी दे लूंगी। जल्दी ही माँ की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लूंगी। जल्दी ही माँ की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लूंगी। बाबुल का घर जब छोड़ूंगी तब रिश्तों को भी जोड़ूंगी। बाबुल का घर जब छोड़ूंगी तब रिश्तों को भी जोड़ूंगी। अधरों पर मुस्कान लिए चुपके रो लूंगी। अधरों पर मुस्कान लिए चुपके रो लूंगी। माँ हिम्मत बस तू छोड़ न देना, माँ हिम्मत बस तू छोड़ न देना। जग चाहे जितने ताने दे, बस एक बार इस कली को अपने आंचल में खिल जाने दे। बस एक बार इस कली को अपने आंचल में खिल जाने दे। तब माँ के भावनाओं का गुबार अपने चरम पर होता है। बेटी तू रिद्धि सिद्धि है, बेटी तू रिद्धि सिद्धि है, बेटी तू दुर्गा काली है। तेरे बिन कुटुंब तो क्या सारा जग यह खाली है। तेरे बिन कुटुंब तो क्या सारा जग यह खाली है। तू सीता भी है, सलमा भी है,
तू सीता भी है, सलमा भी है, गीता भी है, कलमा भी है। तुझसे रोशन आंगन, तुझसे मेरी पहचान है। हर लम्हे में खुशी घोलती तू तो मेरी जान है। हर लम्हे में खुशी घोलती तू तो मेरी जान है। रात बहुत हो गई बेटी, चल अब तू सो जा। रात बहुत हो गई बेटी, चल अब तू सो जा। लोरी तुझे सुनाती हूँ, सपनों में तू खो जा। लोरी तुझे सुनाती हूँ, सपनों में तू खो जा। अब यहाँ से प्रश्न है, पर माँ की ममता कब तक बनती अपनी बेटी की ढाल। पर माँ की ममता कब तक बनती अपनी बेटी की ढाल। सामंती सोच के दानों ने लिया रूप विकराल। सामंती सोच के दानों ने लिया रूप विकराल। बिटिया को मालूम न था निद्रा यह आखिरी होगी। बिटिया को मालूम न था निद्रा यह आखिरी होगी। जब तक खुलेंगे नैना उसके जीवन लड़ियां बिखरी होंगी। जब तक खुलेंगे नैना उसके जीवन लड़ियां बिखरी होंगी। आंखों में अश्रु लिए वह चीख रही थी जोरों से। आंखों में अश्रु लिए वह चीख रही थी जोरों से। खामोशी उसकी लड़ रही थी सामंती शोरों से। माँ उठो देखो मुझ पे कैसा ये वार हुआ। माँ उठो देखो मुझ पे कैसा ये वार हुआ। सिर्फ मैं ही नहीं मरी यहाँ, मेरे सपनों का भी संहार हुआ। सिर्फ मैं ही नहीं मरी यहाँ, मेरे सपनों का भी संहार हुआ। सिर्फ माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। माँ आंखें तुम खोलती क्यों नहीं। माँ ममत तो कैसे पत्थर सा तेरा हो गया। ये प्रश्न है, हमारे समाज पर प्रश्न है कि माँ ममत तो कैसे पत्थर सा तेरा हो गया। अखिलित कली थी मैं, वध कैसे मेरा हो गया। अखिलित कली थी मैं, वध कैसे मेरा हो गया। और लास्ट पंक्तियां हैं जो प्रश्न है, हम सबको सोचने पे विवश करती हैं कि माँ ऐसी व्यवस्था का तुम ही कहो क्या अर्थ है। माँ ऐसी व्यवस्था का तुम ही कहो क्या अर्थ है। रिद्धि सिद्धि दुर्गा काली की पूजा सब व्यर्थ है। रिद्धि सिद्धि दुर्गा काली की पूजा सब व्यर्थ है। और आखिरी पंक्तियां हैं, आपका समर्थन अवश्य चाहूंगा कि बेटियों का जीवन हरण कब तक ये पाषाण करेंगे। बेटियों का जीवन हरण कब तक ये पाषाण करेंगे। क्या बेटे ही अब अकेले इस सृष्टि का निर्माण करेंगे। क्या बेटे ही अब अकेले इस सृष्टि का निर्माण। डॉक्टर अमिताभ सर, आपकी इस कविता से अगर देखा जाए तो आपने सारा निचोड़ जो हमारा आज का सारा निचोड़ व्यक्त कर दिया। जो समाज के फैली कुरीतियाँ हैं उनको अपनी कविता के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बंगम यादव, वरिष्ठ रिसर्च स्कॉलर, सबसे पहले अपने गुरुजनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और विभागाध्यक्ष डॉक्टर शमा महमूद, जिनके माध्यम से कुशल प्रयास से आज की ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और मुझे अपने विचार इस टॉपिक पर जो कि कन्या भ्रूण हत्या पर है बोलने का अवसर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये देख लूँ, पहले मैं मिशन शक्ति भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। बात ये करना चाहूँगा मिशन शक्ति सर्वप्रथम शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर चलाया जाएगा। इसमें सरकार गवर्नमेंट की सख्त हिदायत है कि इसको NGO, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और तमाम इन चौराहों प्रोटेस्ट के माध्यम से चलाया जाए, जिसके तरह से महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, जो कि हर तरह से तत्कालीन समय में और जो हमारा आज का विचार जिसके कार्यशाला आयोजित किया गया है उस पर भी देखा गया है। इसमें डिपेंड ये करता है कि जो नारी सिद्धांत समानता संविधान में दिया गया है, प्रस्तावना के साथ साथ हम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के साथ निर्देशक में भी शामिल किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर हम उसको पृष्ठभूमि में देखें कि कितनी हद तक वो प्रासंगिक है, कितना उसको फॉलो किया जा रहा है, कितना चल रहा है, तो कहीं न कहीं असफलताएं ही देखने को मिलती हैं। अगर ये असफलताएं ना होती तो आज ये जो सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त हैं वो हमारे सामने निकल के ना आती। इसके साथ साथ ये भी है कि गवर्नमेंट मिशन शक्ति के तहत जो जीरो टॉलरेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, उसमें भी इसकी योगदान है। इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, क्लासरूम के माध्यम से एक महिला पुलिस का हर जगह ग्रुप बनाया जा रहा है, हर थाने पे बनाया जा रहा है। इसमें ये जो उत्तर प्रदेश के 1535 पुलिस थाने हैं, सब में महिला डेस्क की स्थापना की गई है
और उसके साथ साथ क्लासरूम भी दिए गए हैं। और महिलाओं के हेल्प के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 1090, 112, 1976 और 1098 और साथ साथ 102 नंबर भी डिस्प्ले किया जाएगा। साथ साथ महिला शिकायतकर्ता भी जिसका सीधा ऑनलाइन या फोन के माध्यम से SMS के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, उनकी सुविधा के अनुसार एक कार्यक्रम दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में ये देखते हुए इसको और भी बढ़ावा देने किया गया कि आने वाले भविष्य में जो छात्र छात्राएं हैं ये भविष्य के कर्णधार हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके माध्यम से मिशन शक्ति अभियान का और भी उद्देश्य ये है कि बालिकाओं में जो जन जागरूकता पैदा करना, साथ साथ स्वावलंबी बनाना, उनके प्रति हिंसा को करने वाले लोगों की पहचान करना, उनको सुरक्षित परिवेश निर्धारण करना और उनको अच्छी अनुभूति प्रदान करना, ये मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम अब बात करेंगे कन्या भ्रूण हत्या पे, जो हमारा आज का कार्यशाला का टॉपिक है। कन्या भ्रूण हत्या की कीमत सबको चुकाना होगा, इससे रोकना है तो हम सबको आगे आना होगा। भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या जो है लड़कों को प्राथमिकता देने की, उनको लड़कों को प्राथमिकता देने की जानबूझ करके की गई एक हत्या है, जो गर्भ में ही आज के जो टेक्नोलॉजी विकसित हुए हैं उनके माध्यम से गर्भावस्था को चेक करके उनको क्या होते निकाल उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो इसमें पौराणिक पुराने समय से चली आई लोगों की जो विचारधाराएं हैं, कुंठित विचारधाराएं हैं, उनको भी प्रदर्शित करती है। अभी लेटेस्ट यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में सुनियोजित लिंग भेद के कारण लगभग जनसंख्या के लगभग 5 करोड़ लड़कियां एवं महिलाएं गायब चल रही हैं प्रेजेंट की जनसंख्या में। उसके साथ साथ जो सेक्स रेशियो है अदर कंट्रीज में, अदर देश में अगर देखा जाए तो प्रति 100 मेल पर लगभग 105 फीमेल का रेशियो, सेक्स रेशियो निकल के आता है। एग्जाम्पल आप लातविया में देख सकते हैं, बेलारूस में देख सकते हैं, रूस में, रशिया में देख सकते हैं। अगर वही इंडिया की बात करें तो प्रति 193 फीमेल का रेशियो निकल के आता है। इसी में यूनाइटेड नेशन का भी एक भारत के परिप्रेक्ष्य में ये है कि अवैध रूप से लगभग प्रतिदिन यानी पर डे के हिसाब से 2000 अजन्मी कन्याओं की हत्या की जा रही है भारत में। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, उसको मैंने मेंशन किया है। और साथ साथ ये चीज़ें इसमें अगर कुछ हद तक अगर हम नीचे देखेंगे जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है उसकी प्राथमिकता क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, इसमें हम कुछ चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला हम आर्थिक उपयोगिता में कर सकते हैं। आर्थिक उपयोगिता में ये देख सकते हैं कि इसमें पुत्रियों की तुलना में पुत्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे कि पुत्र जो होते हैं अगर ग्रामीण परिवेश में देखा जाए तो वो खेत में काम करने में उनका जो मेन पावर होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। साथ साथ पारिवारिक जो व्यवसाय होता है, ट्रेड होता है, उसमें भी इम्पोर्टेंट विचारधारा देते हैं। और परिवार की जो अपनी विकास विचारधाराएं हैं उसमें ये होती है कि अगर पुत्र होगा तो वृद्धावस्था में हमारे साथ रहेगा और हमारे वृद्धावस्था में वो हमारा सहयोग देगा। उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि अगर पुत्र रहेगा तो वो शादी करके पुत्रवधू लाएगा, घर की लक्ष्मी में बढ़ोतरी करेगा। साथ साथ एक जो और भी कुरीतियाँ हैं अगर उससे कोट किया जाए तो दहेज की, वो अगर पुत्रवधू आएगी तो हमारे इनकम में, अभी इनकम में नहीं कर सकता है लेकिन टोटल कॉस्ट में वृद्धि होगी दहेज के रूप में, हमें धन भी लेके आएगी। ये आर्थिक उपयोगिता में देख सकते हैं। साथ साथ एक और है सामाजिक आर्थिक उपयोगिता। इसमें हम ये देख सकते हैं कि भारत में, उत्तर भारत में खास करके हर जगह भारत की बात कर सकते हैं, पुरुष प्रधान लोगों का इम्पोर्टेंट प्रथा जो चली आ रही है, वंश चलाने की प्रथा, कि अगर लड़का रहेगा तो हमारा वंश आगे बढ़ता रहेगा। इस प्रथा को देखते हुए सामाजिक पृष्ठभूमि जो कम से कम एक पुत्र होना जो समाज की विचारधारा है वो इंगित करता है, वो अनिवार्य बनाता है। और साथ साथ इसमें ये भी होता है कि अगर एक पुत्र से ज़्यादा, एक बेटे से ज़्यादा अगर बेटे होते हैं तो उनकी सामाजिक ओहदे में भी प्रतिष्ठा आती है। वो अपने ओहदे को बढ़ाने के लिए एक पुत्र से ज़्यादा हमारे कई पुत्र हैं। इस विचारधारा को लेकर के साथ साथ अगला है कि धार्मिक कारणों में हम ये देखते हैं कुछ ऐसे धार्मिक कारण हैं जिसमें धर्म ग्रंथों में उतना हमें अभी नहीं स्टेटमेंट, लेकिन
मान्यताएं इतना दी गई हैं कि पुत्र ही उस कार्यक्रम को, उस क्रियाविधि को कर सकते हैं। जैसे कि माता पिता हो या फिर कोई बुजुर्ग वगैरह जिसकी डेथ हो जाती है, उनको मुखाग्नि देने की जो प्रथा है सिर्फ पुत्र ही दे सकता है। और भी कुछ ऐसे हैं। अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले मामला चल रहा था सबरीमाला मंदिर का, जिसमें कि महिलाओं को अंदर जाने प्रवेश नहीं दिया गया, तो बहुत बड़ा आंदोलन था, सुप्रीम कोर्ट तक पीछे हो रही है। अगर देखा जाए कन्या भ्रूण हत्या पे सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद ही 1860 के एक्ट के माध्यम से 1860 में ही एक्ट के माध्यम से लाया गया था, और उसमें कई संशोधन बने हुए थे। धारा 312 से लेकर 20 तक बनाया गया था, जिसमें कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए थे मेडिकल स्टेटमेंट के माध्यम से। तो उसमें ये सारी चीज़ें निकल के आती है। उसमें अगर महिलाओं की अनिच्छा के माध्यम से अगर उनका क्या बोलते हैं गर्भावस्था गिराया जाता है, तो धारा 312 के तहत उनको आजीवन कारावास और सीधे सीधे जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर हम बात करें एक्ट की, जो पीसी एंड पीएनडी एक्ट है, उसमें कुछ अपवादों को भी छोड़ दिया गया है कि अब कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज करके भ्रूण हत्या या फिर गर्भावस्था को गिराया जा सकता है। जैसे कि गर्भवती महिला के जीवन पे खतरा गंभीर दिया जाए, और साथ साथ नवजात शिशु जो भी हैं उनके काफ़ी जोखिम होने के लिए विकलांगता की चेहरे। और एक स्टेटमेंट है जो भी सामाजिक रूप से समाज में बहुत बड़ी कुरीतियाँ फैली हुई है बलात्कार को लेकर के, अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उस अवस्था में क्या बोलते हैं इस पीएनडी एक्ट के माध्यम से अपवाद दिया गया है कि आप गर्भावस्था गिराया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं कि कम से कम आपके 2 डॉक्टर की स्टेटमेंट होने चाहिए, पूरी विधिवत जांच होनी चाहिए, वीकली मिनिमम 12 हफ्ता से 24 सप्ताह के बीच में। उसके अगर आप ऊपर जाते हैं तो मिनिमम 3 डॉक्टर का सलाह होना चाहिए, एक कमेटी गठित होनी चाहिए, पूरी प्रावधान किया गया है। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके उपाय में अगर देखा जाए तो कानून भी बहुत बने हैं, कानून साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन कानून से सारे काम एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि कुछ तो अपनी जिम्मेदारियां भी होती है सबकी। और सामाजिक बुराई का अंत ऐसे ही नहीं किया जा सकता। महिलाओं के प्रति भेदभाव जो है वो आम बात हो चुकी है, और ख़ास तौर पर कन्या के प्रति जो उपेक्षा हमारे समाज में फैली हुई है, गहरे जड़ों तक जाकर जमी हुई है, उसको निकालने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। सभी कानूनों के बावजूद पुरुषों की श्रेष्ठता की गलत अवधारणा को भी समाज के लिए खतरनाक साबित हुआ है। और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध भेदभाव रखने वाली प्रथाओं के उन्मूलन के लिए संवेदनशील बनाने की तत्काल आवश्यकता भी दिखाई गई है, जिसमें से गिरते लिंग अनुपात को संभालने की जरूरत है। और राज्य की जो मीडिया है, राज्य को चाहिए मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, NGO के माध्यम से, और जो हमारे चिकित्सक हैं, हॉस्पिटल हैं, महिला संगठनों के माध्यम से, और आम जनता व्यवहारिक रूप से फैमिलियर अपने कॉलोनीज के माध्यम से लोगों को सामने आकर के इसकी खड़े होने की आवश्यकता है। साथ साथ निगरानी शैक्षिक अभियान के माध्यम से जागरूकता को लाने के लिए, सामाजिक आर्थिक रूप महिलाओं को प्रदान करने के लिए ये कानून क्रियान्वित किया जाना चाहिए, और लोगों की गहरी बैठ होनी चाहिए, जिसमें कि ये जो कन्या विरोधी मानसिकता के वाले लोग हैं, कुप्रथाओं को दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें वैज्ञानिक और तार्किक और इसके साथ साथ मानवीय क्रियाकलापों को दृष्टिगत देखते हुए इसको लागू किया जाए। अगर हम इसके और भी परिप्रेक्ष्य देखें तो जो चीज़ें मैंने कहा, इनको बढ़ाने के लिए कई गवर्नमेंट्स, कई स्टेट्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ पॉलिसी हैं जिनको यूएन के माध्यम से अगर दिया जाता है तो कन्या की शादी के टाइम पे वो मैच्योरिटी क्लियर हो जाती है। तो इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाएं जो जननी के रूप में जानी जाती हैं उनको भी आगे आना होना होगा, क्योंकि बेटा पैदा करने की जो थोपी हुई सामाजिक कुरीतियाँ उनके ऊपर है, उनको खुद आगे आकर के उससे बाहर निकलना होगा और आगे चल के नेतृत्व करना होगा। साथ साथ इसमें लड़का हो या चाहे लड़की कहा जाए, और माता पिता की भी जिम्मेदारी इम्पोर्टेंट होती है। सभी महिलाएं, चाहे वो माँ हो या सास हो, खास करके जो हमारी प्रथाएं हैं माँ और सास को लेकर के बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन्हीं का ज़्यादा रोल नहीं होता है। उनको भी अपने स्तर पर इस दुर्व्यवहार को रोकना होगा। अपनी बेटियों को बेटा जैसे पालन, दोनों में
कंक्लूजन अलग नहीं देखना चाहिए, और साथ में उनको सफल बनाने की एक पुरानी धारणा को खारिज करना चाहिए। और दुनिया को सम्मान जो है, दुनिया का सामना करने के लिए शिक्षा का हथियार ही एक बहुत बड़ा हथियार है। उसके माध्यम से हम समाज में भ्रूण हत्या या कन्या भ्रूण हत्या की गंभीर चुनौतियों को रोकने के लिए महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ें और अभी जो हमने जिक्र किया था दहेज प्रथा के जैसी कुरीतियों को भी ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी बहुत बड़े पैमाने। और लास्ट में हम अपनी वक्तव्य हम लड़ते जाएंगे पर कन्या भ्रूण हत्या कभी नहीं अपनाएंगे। आदरणीय गुरुजन और सभी छात्रगण, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद पूर्ण देना चाहूँगा डॉक्टर सभा मैम, हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर सभा मैम महमूद जी, इनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आज जैसा कि आज ये विषय है कन्या भ्रूण हत्या, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं वरिष्ठ स्रोत छात्र हूँ। तो जैसा कि या और भी चीज़ें थी, उनकी वजह से थोड़ा सा इजी उनको हो गया। पहले भी उसका रूप क्या था कि पहले अगर बेटियाँ पैदा होती थी तो उसके बाद उनको जिंदा ही मार दिया जाता। अब क्या है कि बाहर आने से पहले उसको कोर्ट में ही तकनीकों के द्वारा जो है जानकारी मिलने को उसको खत्म कर दिया जाता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं महिला पर, थोड़ा सा जान ले कन्या भ्रूण हत्या के पहले महिलाओं के बारे में। महिला क्या है, महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है? तो महिलाओं को सशक्त बनाना उस सामाजिक व्यवस्था में समानता लाना है जिसमें सभी क्षेत्रों में पुरुष और महिला दोनों समान हैं। और लिंग भेदभाव भारत की मुख्य सामाजिक चिंताओं में एक है जो पुरुष प्रधान देश की समस्या है। अब जैसा कि बता दें कि सभी वर्गों में महिलाओं का उत्थान एक देश की मुख्य चिंता का विषय रहा है और समाज में बराबरी का दर्जा पाना महिलाओं का ये जन्मसिद्ध अधिकार भी है। ठीक है, तो वास्तव में सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं को अपने स्वयं के से अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है और उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनके समाज और परिवेश में क्या हो रहा है। जैसे कि आज बहुत सारी चीज़ें हो रही है और यह समाज और देश में कई चीज़ों को बदलने की शक्ति रखती है महिलाएं जो है, और वे समाज में कुछ समस्याओं से निपटने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक सुसज्जित हैं और वे देश में आर्थिक संकट को भी हल करने में सक्षम हैं। तो इस तरीके से महिलाओं में जो है आत्मविश्वास, बुद्धिमानी, तेज, दयालु और ये सभी विशेषताएं हैं जो महिला को जो है एक महान नेता भी बनाती है। तो जैसे कि हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं और पहली देश की महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी रही है। इस तरीके से और भी वर्ल्ड संसार में भी और बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने जो है सशक्तिकरण के माध्यम से जो है महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो सदियों से पुरुषों ने अपने भोलेपन का फायदा उठाया और उन्होंने महिलाओं को अपने अंगूठे के नीचे रखने के लिए किताबों में हर तरकीब से जो है उसे इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। तो महिलाओं को शिक्षित होने की ज़रूरत है। क्या उन्हें या क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें शिक्षित होना चाहिए, उन्हें अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और दुनिया को अपनी आंखों से भी महिलाओं को देखने की ज़रूरत है। और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से पुरुष प्रधान देश को समान रूप से समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देश में बदलना संभव हो सकता है। एक महिला को परिवार में हर चीज़ का प्रभारी माना जाता है और वह अपने अंग से सभी समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर सकती है। महिलाओं का सशक्तिकरण स्वचालित रूप से सभी के लिए सशक्तिकरण लाएगा। तो जैसे पिछले कुछ वर्षों से हमने अपने सामने महिला सशक्तिकरण के फायदे भी देखे हैं। महिला अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, नौकरी और जिम्मेदारी के बारे में अधिक जागरूक होती है, क्योंकि महिला अगर किसी परिवार में महिला अगर शिक्षित जागरूक नहीं है तो परिवार शायद ही ठीक ढंग से चल पाए, क्योंकि पुरुष तो हमेशा बाहर ही रहता है। महिला ही एक ऐसी चाबी है कि जिससे वो अपने परिवार को मेंटेन रखती है। तो अब इस तरीके से लंबे समय के महान प्रयासों के बावजूद उन्हें सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपने अधिकारों का जो है प्रयोग करना चाहिए। आज बात जैसे कि आज टॉपिक रखा गया कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, तो कन्या भ्रूण हत्या क्या है पहले उसके बारे में जान लें। कन्या भ्रूण हत्या तो गर्भ से लिंग परीक्षण जांच के बाद महिला शिशु को हटाना कन्या भ्रूण हत्या है। केवल पहले लड़का पाने की परिवार में जो बुजुर्ग सदस्यों की इच्छा को पूरी करने के लिए
अपने बच्चों से कहते थे कि अगर लड़का होगा तभी वंश चलेगा, लड़की होगी तो वंश। महिलाओं की को शिक्षा मिली, महिलाओं ने अपने राइट को जाना और अपने परिवार के दायित्वों को भी निभाया। तब धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम हो रही, फिर भी अभी ये चीज़ें कम नहीं हुई हैं। और भारतीय समाज में अनचाहे रूप से पैदा हुई लड़कियों को मारने की जो प्रथा थी, जो सदियों से चली आ रही थी, और लोगों को मानना है कि लड़के परिवार के वंश को जारी रखते हैं, और जबकि वो बेहद आसानी से बात नहीं समझते। दुनिया में लड़कियां ही शिशु को जन्म दे सकती हैं और लड़के नहीं दे। जैसा एक फैक्ट है कि केवल लड़की ही जो है बच्चे को जन्म दे सकती है, लड़का नहीं दे सकता है। ये बात अलग है कि आधुनिक वैज्ञानिकता के दौर में लोगों ने वो सब भी किया है कि पुरुष भी, हमने कुछ मैगजीन में भी पढ़ा था कि पुरुष ने भी जो है गर्भधारण कृत्रिम तरीके से गर्भधारण किया है। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। आप जिससे जान लें कि महिला भ्रूण हत्या के कारण क्या है, तो हम उसके बाद बात करते हैं। जगह पे लोग बालक को जो है प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि पुत्र आय का स्रोत होता है, और जबकि लड़कियां केवल उपभोक्ता के रूप में होती है। तो समाज में यह गलत फहमी है, लड़के अपने बाप की सेवा करते हैं, जबकि लड़कियों को जो है पराया धन समझा जाता है। ये हमारे समाज की जो है, हम लोगों की भी यही सोच, जहाँ तक जो भी बात एक शादीशुदा इंसान होता है या माँ बाप होता है, उसकी भी यही इच्छा होती है कि अगर लड़की हो गई तो एक लड़का हो जाए। अगर नहीं होती तो उसके बाद भी, पहले क्या होता है कि आज मैं खुद 8 भाई बहन हूँ, जिसमें 4 मेरी बहनें हैं, मैं 2 भाई हूँ। तो क्या मेरे पिताजी ने 4 बहनों को मार दिए? कुछ नहीं, सबको स्वीकारा। और यही कारण है ग्रामीण परिवेश रहा हो चाहे शहरी परिवेश रहा हो, आज थोड़ा सा जिनके बारे में जानकारी हुई है, उन्होंने जो है इसका फायदा उठाया और ये अनैतिक कार्य जो है करने में अग्रसर हुए। और इस तरीके से दहेज प्रथा भी एक पुरानी समस्या है। अब कारण ये कि दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा में क्या, अगर बेटी हो गई, मान लें ग्रामीण समुदाय के लोग हैं, उनको लगता है कि अगर बेटी हो गई तो उसको 4-5 लाख रुपए शादी में कहाँ से आएंगे। अगर शहर में या पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहेंगे करो भाई, जैसी जिसकी मतलब एक पक्ष अगर दहेज देता है लड़के को, तो दूसरा लड़का भी चाहता है कि हमें मोटी रकम भी मिले। तो कहीं ना कहीं कारण एक दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या को बढ़ावा देने के लिए। अब जो है ये जो है अफवाहों के लिए बड़ी समस्या है, जो लड़कियां पैदा होने से जो है बचने का मुख्य कारण रहा है। और पुरुषवादी समाज में जो है महिलाओं को जो है निम्न कोटि का स्तर दिया गया है। ये जो भारतीय समाज जो है अधिकतर जो है पुरुष की जगह, मतलब महिला की जगह अपने वर्चस्व को जारी रखने का प्रयास करता है। जैसे आज बात की जाए, हम युवा साथियों से, कुछ हमारे बहुत से साथी रहे, जैसे ही नई शादी होती वो चाहते हैं कि महिलाओं को हम दबा दें, उनकी भावनाओं को हम दबा दें, अपना ही वर्चस्व कायम करना। अरे भाई, आप जब उनकी भावनाओं को समझोगे नहीं, आपने यही कारण रहा है कि आज जैसे ही आज साल 2 साल शादी होती है तुरंत उनका तलाक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो महिलाओं को समझते ही नहीं, उनकी भी कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि वो तो जो है अपने एक, जैसे एक लड़का है, लड़का जो है अपने घर में रहता है, भाई के पास रहता है, बहन के पास रहता है, माँ के पास रहता है, उसकी भी माँ है, उसके भाई है, वो जो है सबको छोड़ के जो है एक लड़की के पास आती है। तो लड़कों का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि महिलाओं को जो है उनके विचारों को समझे, उनकी भावनाओं को समझे, क्योंकि उसका तो तुम्हारे यहाँ कोई है नहीं, जो कुछ है आप ही है। तो वो सामंजस्य लड़कों को भी बिठाना चाहिए। तो अब दूसरी चीज जो है, अभिभावक मानते हैं कि जो है कानूनी मान्यता देना, जैसे बहुत सारे जो है अल्ट्रासाउंड सेंटर खुले हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे जो है ये सब अनैतिक कार्य किए जाते हैं। खैर, जब से सरकार या महिला संगठन जागरूक हुई है, उनके माध्यमों से इसे रोकने का भी प्रयास किया गया है। और वहाँ बड़े बड़े बोर्डों में लिखा रहता है कि भ्रूण हत्या अपराध है, भ्रूण हत्या की जाँच कराना, लिंग परीक्षण की जाँच कराना जो है अपराध है। पर हमारे बहुत से साथीगण, मेरे थोड़ा सा मेरा मेडिकल फील्ड भी थोड़ा सा मैं लोगों को जानता हूँ, तो मुझसे कहे कि भाई कोई आपके पास डॉक्टर हो तो बताओ, मैं थोड़ा सा मेरा एक बेटा है, मैं बेटी भी चाहता हूँ, मतलब कि एक बेटी है, बेटा नहीं, बेटा चाहता हूँ। तो मैंने साथी को मना किया, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। तो ऐसे हमारे युवा साथी भी बहुत हैं जो उनकी इच्छाएँ हैं। और जब खैर माँ बाप की भी इच्छा होती है कि भाई बेटा हो, बेटी है तो बेटा हो जाए, या मतलब कि अब कारण ये है कि अब सीमित आप कारण ये देखा जाए कि कुछ धन की भी समस्याएं होती है कि जैसे कि बात करें कि भाई अगर लड़कियां हो जाएंगी तो चाहे जितना पढ़ा लिखा तो वो अपने ससुराली चली जाएगी, सारा जो है पैसा वैसा सब नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो खैर ये सब एक चीज़ कारण है। अब इसके जो है कुछ इससे को रोकने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि महिलाओं के भविष्य के लिए कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध और सामाजिक आपदा है।
और भारतीय समाज में होने वाले कन्या भ्रूण हत्याओं को हमें ध्यान देना चाहिए और नियमित तौर पर एक एक करके सभी को सुलझाना चाहिए। इसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कानूनी शिकंजा भी रखना चाहिए और भारत के सभी नागरिकों द्वारा इसे संबंधित नियमों पर कड़ाई से पालन करना चाहिए और इस क्रूरतम अपराध के लिए किसी को भी गलत पाए जाने पर निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। और चिकित्सकों द्वारा जो इसमें शामिल होते हैं उन जो है उनका स्थायी तौर पर लाइसेंस भी रद्द कर देना चाहिए और गैर कानूनी लिंग परीक्षण और गर्भपात के लिए खास तौर से मेडिकल उपकरणों को भी बैन करना चाहिए और इन अभिकाओं को भी दंडित करना चाहिए जो ऐसा कार्य करते हैं और युवा आगे जो है ये चीजें जो है नहीं होगी। तो अब इसके बाद जो है हम अपनी कुछ पंक्तियां जो है आप सभी के सामने रखेंगे और उसके बाद हम जो है अपने शब्दों को विराम देंगे। जैसा कि आज हम आपके सामने पंक्तियां प्रस्तुत कर रहे हैं। माँ मोम सा कोमल मन तेरा कैसे पत्थर का हो गया, अभी तेरे गर्भ में आई ही थी कैसे मेरा वध हो गया, जिसे तूने अपने खून से सींचा क्या मैं वह प्यारी ना थी, होगी सभी को बेटे की आस पर मैं क्या तुझको प्यारी ना थी, बेटे से मोह है इतना उसमें माँ इतना डर क्यों, अपना लूंगी मैं भी तो माँ तेरे सारे दुख दर्द, और कोई नहीं किसी से कम, हीरा अगर बेटा है बेटी नहीं तो मोती से कम है, अगर हीरा है बेटा तो मोती है बेटी, एक कुल रोशन करेगा बेटा पर दो कुलों की लाज रखती है बेटियां, बेटा तब तक बेटा जब तक ना बन जाता वर, बेटी झदबूटी बेटी है और बेटी रहती जीवन भर, ममता का गला घोट क्यों ममता का गला घोट क्यों, बेटे पर माँ है दीवानी, घटती संख्या नारी की आज चुनौती है भारी। तो अब इसके साथ में एक और अपनी पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने कहूँगा जो गुरुजन भी है। तो एक स्लोगन है कि कन्या भ्रूण हत्या से क्या पाओगे, बेटियां नहीं होगी तो दुल्हन कहाँ से पाओगे। धन्यवाद। कन्या भ्रूण हत्या यह भारत सरकार द्वारा आयोजित मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित की गई है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि जितने भी संचार माध्यम हैं, चाहे वो सर्वाधिक तथ्य है कि भारत में 1000 पुरुष पे 914 महिलाएं हैं, तो निश्चित रूप से ये घटते हुए लिंगानुपात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। और इसी समय जो ऑटोसोनोग्राफी जो कि 1979 में ईजाद हुआ वैज्ञानिक तकनीकी का हमने विकास किया और इसमें महिला के गर्भ में बच्चे का परीक्षण के विपरीत अगर लिंग पाया जाता है तो निश्चित रूप से उनके विकास को वहीं पे अवरुद्ध कर दिया जाता है। अब इस तथ्य को जब लोगों के सामने आया तो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं और इसके विरुद्ध में और 1994 में भारत सरकार द्वारा आईपीसी की धारा 308 से लेकर 312 तक इसके विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान किया गया। लेकिन इसका भी कोई जागरूकता अभियान किए गए जिसके लिए समय समय पर सरकार द्वारा अभियान आयोजित किए गए, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अलावा सुलक्ष्मी योजना राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित की गई। लेकिन ये सारी योजनाएं एक कार्यात्मक रूप में हमें दिखाई देती हैं, लेकिन इनका कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे समाज या हमारे समुदाय पर होता दिखाई नहीं पड़ता। इन सब बातों को देखते हुए भी मानव समाज जो है वो पूरी तरीके से पुरुषत्वात्मक, जो कि अभी तक लोगों का एक मानवीय आचरण है वो पुरुषत्वात्मक थी, तो बच्चे भी उसमें प्रमुख रूप से हों। अब ऐसा लोगों का मानना क्यों हुआ कि वो बच्चे की चाहत हुई, इसमें हमारे समाज में जो धारणा थी वो पूर्ववत पहले की विद्यमान रही है। अगर हम प्राचीन काल में जाए तो जैसा कि हमारे सभी इतिहास के जानकारी रखने वाले हैं, अगर हम बृहदारण्यक उपनिषद में एक तथ्य आता है जिसमें गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद होता है और जब गार्गी याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना प्रारंभ करती है तो याज्ञवल्क्य उसको प्रताड़ित करते हुए कहते हैं कि ज़्यादा बहस मत करो अन्यथा तुम्हारा सर घर से अलग कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें ये तथ्य आता है कि जो बच्ची का जन्म होता है वो पतित होता है, मतलब अगर किसी बच्ची का जन्म होता है तो वो पाप के समान है। इसके अलावा मैत्रेयी संहिता में आता है कि बच्चियों के जन्म को सुबह एवं पाशा जो कि जुआ होता है उसके समान पतित माना गया है। तो कहीं न कहीं ये जो धारणाएं हमारे समाज पर प्रतीत करती हैं
ये एक दृष्टांत है, ऐसा नहीं है कि ये तथ्य है, ये ही सच्चाई थी। ये एक दृष्टांत है जो हमारे भारतीय समाज में महिलाओं के स्थान को सुनिश्चित करते हैं। ये केवल हिंदू समाज में नहीं, ये सभी समाज में विद्यमान है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को उपभोक्ता की वस्तु समझा गया। जितना भी हमारा अभी तक माइंडसेट है, महिला को उपभोक्ता की वस्तु समझा गया। वो परिवार की संपत्ति में उसका काम होता है कि हमारे पास 5 बच्चे हैं तो ये परिवार की संपत्ति में समृद्धि। लेकिन जब बच्ची का जन्म होता है तो वो उसको उत्तरदायित्व के रूप में लिया जाता है कि बच्ची है, इसको उत्तरदायित्व है, इसको जैसे ही वयस्क हो इसकी शादी करके इसको कहीं सेटल कर दिया जाए। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें थी वो महिलाओं की जो उनकी पैतृक पकड़ होती है उसको कमज़ोर करती है। और ऐसा हमें समाज में देखने को मिलता है कि आज तो महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हो गई कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकती हैं। लेकिन हमारे समाज में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि महिलाओं का कोई अपना घर नहीं होता। जब तक वो बच्ची होती हैं तब तक माँ बाप के घर में रही, वयस्क हुई तो पति के घर में रही, और वृद्ध हुई तो बच्चों के घर में। उनका अपना कोई अधिकार नहीं होता, अपना उनका कोई घर नहीं होता, और उनके कोई वसूल नहीं होते। उनको हमेशा किसी पे आश्रित रह के ही जीवन यापन करना पड़ता है। इसके अलावा जब किसी बच्ची का जन्म होता है तो हमें सबसे बड़ी दुर्लभतम तथ्य देखने को मिलते हैं कि पहले माँ बाप को उसकी परवरिश, उसकी शादी का खर्चा या जो भी उसके जो विवाह का खर्चा आता है उसमें ज़्यादातर उसका निर्वहन जो करना पड़ता है वो बच्ची के परिवार को ही करना पड़ता है। इसके अलावा समाज में ये तथ्य भी देखने को मिलता है कि जब किसी बच्ची का पिता किसी परिवार के पास रिश्ता लेके जाता है तो उससे जो परिवार के पिता, जो लड़की का पिता होता है, उसका व्यवहार उस तरह प्रशासक की तरह होता है। उसका व्यवहार एक जो सामने वाला जो रिश्ता लेके बच्ची का पिता जाता है तो उसके प्रति उसका व्यवहार बड़ा एटीट्यूड भरा होता है कि वो उसको लगता है कि वो उससे हीन है या उससे गौड़ है। ये चीज़ें कहीं न कहीं बच्चियों के जो समाज में मुख्य स्थान है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके अलावा हमारे भारत सरकार द्वारा जो पूर्ववर्ती वर्तमान सरकार, इसके पहले भी जो सरकारें रही हैं, महिलाओं को सतत अधिकार देने की क्रमवत कोशिश की गई है। इस क्रम में महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार दिया गया। 2018 में विधेयक पारित किया गया जिसमें बच्चों के बराबर, मतलब पुत्र के बराबर पुत्री को अधिकार दिए गए संपत्ति में। ये बात कहीं कहीं रेखांकित की गई कि पुत्रियों को भी पुत्र के बराबर अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन इस बात को कहीं रेखांकित नहीं किया गया तो उनको उत्तरदायित्व भी दिए जाएंगे। अगर आपने अधिकार दिया तो साथ साथ उसको उत्तरदायित्व भी देने चाहिए। जैसे परिवार की संपत्ति में आपने हिस्सेदारी दी, उसके बाद बच्ची के ऊपर परिवार के माता पिता की भी जिम्मेदारियां हमारे समाज में विद्यमान रही हैं। तो ये कहीं कहीं जो लड़कियां हैं उनके स्थान को कमजोर करती हैं और मनुष्य की जो एक मानसिकता है कि वो बच्चों की तरफ आकृष्ट होता है। इसके अलावा ऐसे तमाम अप्रतिम दृश्य भी हमें देखने को वर्तमान समय समाज में देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पे लोग कहते हैं कि जितनी भी भ्रूण हत्या के कारण हैं ये गरीब या अशिक्षा के कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और प्रबुद्ध जनों में देखने को मिलता है। जितने भी अविकसित देश हैं या जितने भी पिछड़े हुए देश हैं वहाँ पर लिंगानुपात देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। लेकिन दुनिया के अभी दुनिया के 154 देशों में भारत का 41वां स्थान है। तो निश्चित रूप से हमने आर्थिक तरक्की की, लेकिन हमने सांस्कृतिक और जो इस तरीके की जो गतिविधि थी उसमें हमने न के बराबर तरक्की की और हमारा स्थान आज भी शोचनीय स्थिति में बना हुआ है। इसके अलावा ये जो घटनाएं समाज में हो रही हैं इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा नियमबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से कानूनी और सामाजिक जागरूकता की कोशिश करी जा रही है। और निश्चित रूप से हमें आशा है कि सरकार को इस दिशा में सफलता मिलेगी और मानव एक सुसमृद्ध एवं व्यवस्थित संगठन के रूप में हमारा देश भी उभर के सामने आएगा। इसी क्रम में हम कहते हैं कि लड़कियों के बिना न हमारा कोई भविष्य था, न वर्तमान है, न कोई भूत था, न कोई वर्तमान है, न कोई भविष्य होगा। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बेटी वह है जो जाने कितनों के जीवन को संवारती है, बेटी वह है जो जाने कितने जीवन को संवारती है, बेटी बनकर हंसाती है तो माँ बनकर रुलाती है। तो अगली कड़ी में हम अपने ही सहपाठी शोध छात्रा मिस नेहा कटियार को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और अपने विचार प्रकट करें। Good afternoon.
जैसे कि हमारा टॉपिक है, मेरा नाम नेहा कटियार है, मैं यहाँ की सोच छात्रा हूँ। जैसा कि हमारा यहाँ का टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या, जो कि नारी शक्ति मिशन के तहत इसके बारे में बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पर आए हैं भ्रूण हत्या के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है वो महिला और पुरुष से मिलकर बनता है। जो आज की जो रिपोर्ट्स आ रही है, जैसे कि इंडिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें ये बताया गया कि 2050 तक 2 करोड़ 80 लाख महिलाएं जो है वो कम होंगी। इसका मतलब क्या होता है, एक समाज जो महिला और पुरुष से मिलकर बनता है, उस समाज में केवल और केवल पुरुष बचेंगे, महिलाएं नहीं रहेंगी। भ्रूण हत्या, हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं भ्रूण हत्या। भ्रूण का मतलब क्या है, एक एम्ब्रियो, एक फीटस जो कि आपका विकास का आधार है। जब एक भ्रूण जन्म लेता है, उसके बाद वो परिपक्व होता है, एक महिला बनती है, विवाह होता है, तो क्या पुरुष केवल जब कर रहे हैं। हम कन्या भ्रूण, यहाँ पर मेरे जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं सबने बताया कि भ्रूण हत्या क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, लेकिन हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जो चीज़ अगर ये आ जाती है, जैसा डाटा मैंने बताया कि इंडिया पैसिफिक का 2 करोड़ 80 लाख भारत की ही बात है कि यहाँ महिलाएं नहीं होंगी। इतने लोगों के पास, मतलब इतने जो मेल होंगे वो अविवाहित होंगे, उनके पास विवाह करने के लिए भी महिलाएं नहीं होंगी। और फिर वो चीज़ें क्या होंगी, जो भारत का जो स्ट्रक्चर है, जो समाज है, जो समाज का एक स्ट्रक्चर होता है कि महिला और पुरुष, उसके बाद एक परिवार का निर्माण, तो वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एकत्रित हुए ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें कि ये जो चीज़ है ये आज हमें, आज नहीं, ये भविष्य में हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी, हमारे एक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगी। हमारा ये जो प्रोसेस चल रहा है कि या तो लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, या लोग सेटिस्फाइड नहीं है, फैमिली बनती है, लोग लेट मैरिज कर रहे हैं। आज एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो प्रेग्नेंट दर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि लोग जो है अर्ली, मतलब लेट 30s में शादी कर रहे हैं और ये इफेक्ट कर रही है। लेकिन कल को जब महिलाएं ही नहीं रहेंगी तो ये जो प्रेग्नेंट दर है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो हिंसा बढ़ रही है वो बढ़ेगी। ये जो ये मेल्स हैं, जो ये कुंवारे मेल रह जाएंगे, वो एक चीज़ को करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारा जो समाज है स्ट्रक्चर को पूरा डिस्टर्ब कर देंगे। अच्छा, जितने भी चीज़ें हैं, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर ये कन्या भ्रूण हत्या उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वर्कशॉप है जो यहाँ ऑर्गेनाइज हुई है उसको बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों को बता सकते हैं कि इससे क्या होगा, ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम ये शिक्षा देंगे, हमें एक मानसिकता को चेंज करना होगा। ये जो पुरुषवादी सोच है, या ये जो सोच है कि केवल हम ही अपने जो समाज है उसको आगे बढ़ा लेंगे, हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। केवल नारी सशक्तिकरण, ये जो हम नारी शक्ति मिशन की बात कर रहे हैं, केवल सशक्तिकरण किस चीज़ पे कि नए नए पोस्ट पे पहुंच जाए, नए नए ओहदे प्राप्त कर ले, हमें ये भी समझना होगा कि हमारा जो हमारा एक विकास है वो कैसे होगा, या हमारे आगे की जो संतति है वो कैसे आएगी जब हम एक महिला को बचा कर रख पाएंगे। जहाँ मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हैं, ये जो डाटा आज एक और मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी उसमें भी डाटा निकल के आता है कि ये जो भ्रूण हत्या है ये शिक्षित लोगों में नहीं है ज़्यादा, ये अशिक्षित लोगों में कम है और शिक्षित लोगों में ज़्यादा है। अगर हम शहर की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 100 लोग 902 लोग की ये चीज़ आती है, जबकि ग्राम में ये 919 है। तो यानी ग्रामीण लोग जो अशिक्षित हैं वो महिलाओं को तरजीह दे रहे हैं, वो भ्रूण हत्या नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा लोग कौन कर रहे हैं, जो मेल हैं, मतलब जो आपके शिक्षित लोग हैं, जो एक सोसाइटी में रह रहे हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले की बात है, सत्यमेव जयते प्रोग्राम है वो सभी ने देखा होगा। उसमें पहले तो एक चीज़ ही कन्या भ्रूण हत्या क्यों आती है, दहेज एक बहुत बड़ा रीज़न है। लोगों को अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करना है। लोगों को आज इनकी शादी ऐसी हुई जितनी ज़्यादा, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हुई अंबानी की शादी, अंबानी की बेटी की शादी हुई, कि उन्हें एक स्टेटस मेंटेन करना है, एक स्टेटस सिंबल मेंटेन करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। एक तो वो चीज़ आती है। उसके अलावा मतलब यही सब चीज़ें हैं कि हम एक महिला को जन्म नहीं देना चाहते। अब मेरे से पहले लोगों ने बताया कि कैसे हो रही है और इसको रोकने के उपाय क्या हैं। मैं जहाँ तक मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, अपने सोशल स्ट्रक्चर
सुरक्षा को बचाने के लिए कार्य करें और इसी के ऊपर अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें। अगर हम आज शुरुआत करेंगे तो वो शुरुआत आगे के लोगों को भी होगी। हमको अपना फ्यूचर सेव करना है, तो मैं बस इस पे ही बात नेहा जी, हम ये इतना कहेंगे कि बेटी ने कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष तक माप लिया। बेटी ने कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष तक माप लिया। सोचो भ्रूण हत्या करके तुमने कितना बड़ा पाप किया। अगली कड़ी में मैं अपनी सोच छात्र अपने सहपाठी मिस्टर सूरज सिंह को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। यहाँ पर उपस्थित अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और साथ में यहाँ पर अपने सहपाठियों को और साथ में अमिताभ राय जी को, जो कि इस विशेष अवसर पर यहाँ पर पधारे हैं, इन सभी को मैं अभिवादन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित कुछ हमारे छात्र भी हैं, इनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। जैसा कि मिशन शक्ति प्रोग्राम में वरिष्ठ छात्र हैं, जैसा कि यहाँ पर मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या। वास्तव में इस विषय में पूरे समाज को झंझोड़ कर रख दिया। मैं इस विषय पर केवल एक विशेष फील्ड में अपनी बात रखूंगा। जो फील्ड है वो है सिनेमा स्क्रीन, कि स्क्रीन पर इस चीज को किस तरीके से ट्रीटमेंट इसका किया गया है या किस तरीके से इसको सेंसिटाइज किया गया है। इस विषय को मैं शुरू करता हूँ 1913 से, जब भारत और निर्देशक दादा साहब फाल्के थे। इनको जब एक तारामती के किरदार के लिए फीमेल कैरेक्टर की जरूरत थी, तो इन्होंने विज्ञापन दिया और विज्ञापन देने के बाद भी किसी फीमेल ने इनके साथ कांटेक्ट नहीं किया। इसके बाद ये कोठों पर गए, नाचने गाने वालों से, बेस्याओं से, हर किसी से इन्होंने कांटेक्ट किया और किसी ने इस रोल को करने से मना कर दिया। अंततः इनको एक मेल मिलते हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस रहती है थोड़ा फीमेल टाइप से रहती है। उनको पकड़ते हैं और उनको तैयार करते हैं और फिर इस फिल्म में तारामती का किरदार निभाया जाता है। इसके बाद मैं कोट करूंगा दुर्गा खोटे को। आप लोगों ने मुंबई आजम में दुर्गा खोटे को देखा और काफ़ी लेजेंडरी एक्ट्रेस नहीं है भारत की। इन्होंने और एक काफ़ी एलिट परिवार से आती थी। जब इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी आई दुर्गा खोटे, तो इसमें इन्होंने काफ़ी सनसनीखेज बात लिखी कि जब मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो मेरे सोसाइटी के लोगों ने मेरा बाइकाट कर दिया और मुझे आइसोलेशन में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। लेकिन आज ऐसा अवसर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1913 से आते आते हमें 90 साल लग गए फीमेल क्रिटिसाइड्स पर पहले फिल्म बनाते हैं। 2013 में मनीष झा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मातृभूमि का नेशन विदाउट वुमेन। जैसा कि नेशन विदाउट वुमेन से स्पष्ट है कि एक राष्ट्र का निर्माण कैसे बिना महिलाओं के हो सकता है। इस फिल्म को की जो कहानी इन्होंने लोकेट की, इन्होंने इस फिल्म की कहानी एक बिहार के गांव में लोकेट की और उन्होंने इसमें बताया कि एक रामचरण हैं जिनके 5 बेटे हैं और 5 के 5 बेटे जवान हैं और इन बेटों की शादी नहीं हो रही है। किसी तरीके से रामचरण ने एक पड़ोस के गांव से एक लड़की खरीदा जिसका नाम कल्की था, यानी तुलिप जोशी ने इस रोल को निभाया है और उसकी शादी होती है एक लड़के से और उसके बाद इनसे एक बेटी का जन्म होता है और बेटी का जन्म होने के बाद एक सेरेमनी में जो कि चल रही होती है और उस सेरेमनी में एक खौलते हुए दूध में उस बेटी को डाल के मार दिया जाता है। उसके बाद फिर भी यहाँ से कहानी, इसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है तो होता क्या है कि कल्की जो रहती है उससे एक एक करके सभी 5 बेटे के साथ तो संबंध बनाने को कहता है और इसके बाद 5 बेटों के बाद खुद उसका जो ससुर रहता है वो खुद उससे संबंध बनाना चाहता है। कल्की यहाँ पर रिवोल्ट करती है और रिवोल्ट करने के बाद उसको उसके सबसे छोटे बेटे जिसका नाम सूरज था, अच्छे होते सुशांत सिंह ने इस रोल को किया है, उनका सहयोग मिलता है और वहाँ से भागती है और उसके बाद कहानी में जो ड्रामा चलता है कि ड्रामा क्या होता है, भागने के बाद उसको पकड़ना, फिर लाना और दंडित करना, ये सारी चीज़ें घटती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि एक फीमेल के बाद सोसाइटी कैसी होगी। अब इस समाज को देखिए कि वहाँ पे कोई महिलाएं नहीं है। अब कहानी चले जाती है 2050 में जहाँ पर कोई महिलाएं नहीं है, केवल मेल हैं। अब यहाँ पे देखने के बाद आप तक बियॉन्ड द फिल्म देखें तो होता क्या है कि अब मेल बचे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि सारे कुंवारे हैं।
किसी के पास वुमेंस नहीं है, सब ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जूफीलिया। जूफीलिया मतलब एनिमल के साथ सेक्स करना, इस चीज़ को दिखाया जाता है कि वहाँ के मेल्स ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, करने लगते हैं। तो समझ में हमें यह आना चाहिए कि एक विदाउट वुमेन की सोसाइटी क्या होगी। अगर मेल रहेंगे तो सोसाइटी में क्या होगा, पूरी तरीके से सोसाइटी अनकाउंट हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, उसके कोई नैतिक मापदंड नहीं बचेंगे, उसके कोई नैतिक माप किस तरीके के समाज जा रहा है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अगर इस पॉइंट पे मैं कहूँ कि उन्होंने कहा कि जो हो रहा है पशुओं के साथ सेक्स हो रहा है, तो मनीष शाह ने कोई इसमें फंतासी नहीं रही। एक्चुअल में 2019 की एक घटना जब मैंने पढ़ा तो उस घटना ने मुझे झंझोड़ के रख दिया कि हरियाणा में 6 लोगों ने शराब पी के एक बकरी के साथ इलिसिट सेक्स करके उसको मार डाला। तो 3 साल हरियाणियों के बीच में रहा हूँ, मरने की जरूरत पड़ी है लड़की पैदा करने की। यूपी बिहार है ना, वहाँ से खरीद लगी, हमने कहा भाई तुमने क्या जरूरत पड़ी है लड़की खरीदने की ना, घरवासन बना लो अपना ना, हमारे यूपी बिहार से क्यों आप लड़की ले आओ, क्या हम लोगों की लड़कियाँ फालतू हैं। खैर, इसके बाद एक फिल्म आती है अखिलम उड़ीद दिया, ये पंजाबी फिल्म थी। पंजाबी इस फिल्म के एक काफ़ी अपुलेंट किसान रहते हैं और इनकी जो वधू रहती है उसको उसका जब प्रेगनेंसी आती है तो उसको डायग्नोस कराया जाता है और पता लगता है कि इसको जो है फीमेल चाइल्ड है और उसको मारने के लिए फोर्स किया जाता है और ये लड़की रिवोल्ट करती है, घर से भागती है और बाद में उस लड़की को जन्म देती है और जन्म के दौरान वो काफ़ी पीड़ा सहती है और इस दौरान उसकी डेथ भी हो जाती है। फिर इसके बाद एक फिल्म आई थी 2018 में, इसने थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को काफ़ी बढ़ाया। इस फिल्म का नाम था किड्स ये गर्ल 2018, जिसके प्रोड्यूसर थे मेहनाज नाडियावाला, राइटर और डायरेक्टर थी सिमर भाटिया। इसमें फीमेल फेमिसाइड्स को दिखाया गया और काफ़ी ग्लोबल अटेंशन इस फिल्म को मिला। मेहनाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि अ फीमेल जीनोसाइड बिगिंस विद द किलिंग ऑफ वन गर्ल चाइल्ड। मैं कहता हूँ कि फीमेल जीनोसाइड वहीं से शुरू नहीं होती जब हम एक गर्ल चाइल्ड को मारते हैं। फीमेल जीनोसाइड कोख से ही शुरू हो जाती है जब हम किसी का जाके अल्ट्रासाउंड करा के हम उसकी जो है सेक्स की पहचान करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। इसके बाद भारत का जो फिल्म डिवीजन है, इस पे इसने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम ही था कि फीमेल फोर्टिसाइड्स, और इस फिल्म को भी काफ़ी ज़्यादा स्तर पर काफ़ी सराहना मिली। और एक मराठी फिल्म थी चिंगी। इस फिल्म में तो इस चीज़ को जिसने दिखाया है कि एक्चुअली में होता क्या है कि जब किसी घर में 5-6 लड़कियां हो जाती हैं, लगातार 5-6 लड़कियां हो जाती हैं, तो उस घर से कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। यहाँ भी लड़कियां होंगी, हमारे यहाँ भी लड़कियां होंगी, इसलिए इनके घर से शादी नहीं करनी चाहिए। और ये 800 सोच गाँव में बहुत ज़्यादा है कि जिनके यहाँ ज़्यादा लड़कियाँ उनके यहाँ से शादी नहीं करनी चाहिए ना, जबकि ये बायोलॉजिकली बिल्कुल से गलत है, इस चीज़ को नहीं करती है। इस चिंगी फिल्म में यही रहती है कि उसके 5 लड़कियाँ रहती हैं और बड़ी लड़की की शादी हो जाती है और 4 लड़कियों की शादी बाकी रहती है। जब दूसरी लड़की की शादी करने की तैयारी करते हैं तो जो लोग देखने के आते हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, लड़की देखते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उनको समस्या इस बात से रहती है कि इनकी 5 लड़कियाँ हैं, हम इनकी शादी करने से मना कर देते हैं। और इसी दौरान जो बड़ी लड़की रहती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेगनेंसी में उसकी जांच होती है तो पता लगता है कि इसको भी फीमेल चाइल्ड होने वाला है और उसके घर वाले इसको फोर्स करते हैं कि नहीं, इस चाइल्ड को मार दिया जाए, नहीं तो जो एक सोशल डॉगमा है वो मजबूत हो जाएगा और हमारी बाकी बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से जो चिंगी थी, इसने इस सेंसिटिव इशू को इस तरीके से ट्रीट किया। इसके बाद तो ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो फीचर्स थी या नॉन फीचर्स थी, लेकिन जो सबसे अच्छा काम किया है वो किया है डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में। इनमें एक नाम आता है सनराइज फिल्म का, जो विभा बख्शी थी, और इन्होंने इसको एक गांव, हरियाणा के एक गांव खांडा खेरी हरियाणा पे इसको लोकेट किया और रात में निकलने पर इन्होंने हरियाणा की एक चीज़ों गतिविधियों को इन्होंने देखा कि हरियाणा में घट क्या रहा है। गाँव में रात में लोग पुरुष बैठ के ताश खेल रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ पे एक बड़ी चारपाई पड़ी हुई है, हुक्का लोग पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, लेकिन औरतें नदारत हैं। तो इस चीज़ को जब इन्होंने दिखाया तो इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छी
एप्रिसिएशन मिली और ये फिल्म जो है यूएन न्यूज़ आधार पर इसमें उन्होंने बेस किया था। विभा बख्शी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि माई फिल्म इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट इफ इट कैन स्टार्ट द कन्वर्सेशन आई हैव सक्सीड। वाकई में हम लोग यहाँ कन्वर्सेशन करने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं कि कितना सेंसिटिव इशू है और फिल्में भी कोई किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती हैं, केवल एक कन्वर्सेशन ही स्टार्ट कर सकती हैं। फिर इसके बाद एक फिल्म आती है, डॉक्यूमेंट्री है अनामिका। वाकई में इस फिल्म को देखने के बाद लोग दहल जाते हैं। इसके पिता कॉलेज के लेक्चरर थे, माता भी स्कूल टीचर थी और ऑलरेडी इनके 4 सिस्टर थी। 5वीं जब एक कोख में आती है, इसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड कराने में पता लगता है कि यहाँ पर जो अगली चाइल्ड आने वाली है वो जो है लड़की है। और लेकिन अनामिका का सौभाग्य था या दुर्भाग्य था, वो बच जाती है और बचने के बाद उसे डॉक्टरों ने एक मिशनरी को सौंप दिया। लेकिन इस दौरान उस 7 महीने की बच्ची के जो है सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और वो एक अपाहिज मिशनरियों के बीच में जी रही होती है। और बाद में जब इस फिल्म को बनाया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब भूचाल ला देता है कि कैसे कैसे लोग हैं, कॉलेज के लेक्चरर, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा तो था नहीं कि अनपढ़ से अनपढ़ों के बीच में सबसे इशू ऐसा अच्छा, ज़्यादातर पढ़े लिखों के बीच में समस्या है। तो फिर इसने एक तहलका मचाया और लोगों को सोचने में 12 अक्टूबर 2020 को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया गया। इस अवसर पर जो भारत का फिल्म डिवीज़न है, इसने कुछ फिल्में जारी की और जिन फिल्मों के विषय यही थे कि लड़कियों को बचाना या जो फीमेल के फिटनेस हैं उनको मारने से रोकना। इसमें एक था चीमू करी, सेव द गर्ल चाइल्ड। फिर उसके बाद एजुकेशन ओनली हर फ्यूचर, प्रतिभा, कुलदीपक। जैसे कुलदीपक और एक हमारे समाज में सोच है कि जो लड़के होते हैं यही कुलदीपक होते हैं और लड़कियां कुल की दीपक नहीं होती। सोहर कहा जाता है कि लड़वा के लाल भय भवनवा के भाग जागल हो, कुलवा के दीप भय भवनवा के भाग जागल हो। तो लड़कियां कुल दीपक नहीं हो सकती क्योंकि इनको पिंडदान नहीं करना है। जब तक पिंडदान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, लड़का ही पिंडदान करेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं और उसको प्रतिभा कुल दीपक फिल्म है, ये इस चीज़ को बताती कि नहीं लड़कियां भी जो है कुल की दीपक हो सकती हैं, वो भी नाम रोशन कर सकती हैं किसी परिवार का। जबकि लड़के अगर है तो नाम कलंकित भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद माई फेरी, माई स्ट्रेंथ और एक लड़कियां कम हैं तो ये आप समझ लीजिए कि वहाँ पे चाइल्ड मारी जा रही है, क्योंकि बायोलॉजिकली ये कहता है कि हमेशा लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा होती है, वो पैदा होती है। तो मैं यहाँ क्रोमोसोम और जीन की बात नहीं करूँगा कि जीन का कैसे स्ट्रक्चर होता है और कौन सा कैसा मतलब कैसे जो है संयुग्मित होते हैं, लेकिन ये सच है कि होती हैं। फिर उसके बाद सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं, लड़की तो पराया धन होती है, ये तो पैदा हुई है, खाएगी पिएगी फिर चली जाएगी। तो अमर सिंह ने इस पर एक आर्टिकल लिखा था, मिशन वुमेन, और ये आर्टिकल 1990 में लिखा था और उन्होंने कहा था कि जो हाई मोर्टेलिटी रेट है गर्ल्स चाइल्ड की और जो जेंडर बायसनेस है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लड़की पराया धन वो चली जाएगी। और उन्होंने एक बात और कहा था कि लड़कियों की जो कुपोषण है उसका कारण भी यही है कि मल न्यूट्रिशन भी यही है कि उनको ज़्यादा खाना दिया नहीं जाता है, स्टंटिंग आ जाती है और कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो शुरू होती है जब शादी के बाद शुरू होती है। जब वो 1-2 बच्चों की माँ बनती हैं तो उनका शरीर इतना कमज़ोर होता है कि टूट जाता है। तो ये सारी समस्याएं, और उन्होंने कहा, मैं कहता हूँ कि महिलाओं को चुनौती शुरू हो जाती है ओम टू टोम, मतलब कोख से लेकर कब्र तक उनके लिए हर समय चुनौतियाँ खड़ी होती हैं और हर चुनौतियों को उनको झेलना पड़ता है और किस तरीके से वो इस चीज़ को झेलती हैं ये वही समझ सकती हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। अगर देखा जाए वास्तव में तो इतना बड़ा सिनेमा संसार है, इतना बड़ा सिनेमा जगत है, उन्होंने क्या बनाया है, मात्र कुछ चुनी फिल्में जिसे हम कह सकते हैं कि ये 0 चीज़ें हैं। और अगर देखें तो इस मुद्दे पर पर्याप्त फिल्मों का निर्माण हो क्यों नहीं पाता, उसके कारण हम लोग भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि इन फिल्मों का अगर किसी ऐसे विषय पर फिल्में बनाई जाती तो उसका कोई कमर्शियल एंगल नहीं होता। आप लोग 200-250 रुपये खर्च करके इस विषय पर फिल्म देखने नहीं जाएंगे। आप लोग देखने जाएंगे जहाँ पे मसाला होगा, जहाँ पे नाच गाना होगा, थोड़ा सा एक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसे फिल्में बनाई गई हैं तो आप नहीं जाएंगे। 1980 का दशक में हमें प्रूफ दे दिया है। और एक चीज़ और है कि एरिया DC
या फिल्म डिवीजन जैसे कुछ सरकारी संस्थान जिन्होंने हर विषय पर लगभग फंडिंग की है फिल्म बनाने के लिए, लेकिन आज तक इस विषय पर फंडिंग नहीं की है फिल्म बनाने के लिए, तो सरकारी उदासीनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक चीज़ और कि जब बाहरी फिल्म मेकर इस विषय पर फिल्म बनाना चाहते हैं तो भारत सरकार उसको उन्हें वीजा नहीं देती आने के लिए। वो कहती है कि इस विषय पर फिल्म बना के ले जाएंगे वेनिस में, जिनेवा में, पेरिस में, हर जगह जब इसके एग्जीबिशन करेंगे, इसकी प्रदर्शनी करेंगे तो भारत की इमेज को धक्का लगेगा। सोचने वाली बात है कि आपके यहाँ का सेक्स रेशियो कम है तब धक्का नहीं लग रहा है, लेकिन अगर उसको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा तो धक्का लगेगा। आप मिशन शक्ति प्रोग्राम चालू कर रहे हैं तब आपको धक्का नहीं लग रहा है, अगर उसी चीज़ को स्क्रीन पे दिखा दिया जाए तो धक्का लगेगा। तो कुछ लड़की है तो इस तरीके से, और दूसरी तरफ जहाँ टेक्नोलॉजी इस चीज़ को बढ़ावा देती है वहीं पर मैं कोशिश करता हूँ कि सिनेमा जैसी टेक्नोलॉजी इस विषय पर लोगों को संवेदनशील बना सकती है। धन्यवाद। आपने रियल लाइफ को रियल लाइफ में इस तरह से उतारा है और साथ साथ आपने टेक्नोलॉजी के विचार इस अच्छे तरह से प्रदर्शित किया है। अगर रियल लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं अगर उसको देखने के बाद इंसान अपने आप सुधरने का, अपने आप संगीत और संकल्प लेने की बात करे तो ये सब सारी विचारधाराओं का खंडन किया जा सकता है और ये सारी जो त्रुटियाँ हैं समाज से खत्म की जा सकती है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि माँ कर्तव्य निभाइए, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाइए। अगली कड़ी में अपने कनिष्ठ शोध छात्र मिस्टर विकास जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपने विचारों। आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदया, सम्मानित गुरुजनों एवं सभा में उपस्थित समस्त अग्रजों को नव वर्ष की अपार मंगल कामनाएं। मैं शोधार्थी विकास कुमार कन्या भ्रूण हत्या पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। जैसे कि मेरे पूर्ववर्ती सभी शोधार्थियों ने व्यापक रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ रखने के लिए बचा नहीं है। मैं कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करूंगा जो उनसे कोलैप्स कर रही हैं। जैसा कि हमें पता है कि इस सभा का एक विशेष प्रयोजन है। आज हम सभी एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो कि वर्तमान परिवेश में बहुत ही प्रासंगिक है। इस विषय को रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षक शिक्षार्थियों एवं समाज में कन्या भ्रूण हत्या के प्रति संवेदनशील जागृति पैदा करना है। जैसा कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में नारी की महिमा का वर्णन किया गया है। हमारे वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसी अवधारणा रखने वाला देश, ऐसी विचारधारा रखने वाला देश एक भारत आज जो है समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों से भयावह रूप धारण किए हुए है। वास्तव में कन्या भ्रूण हत्या है क्या? कन्या भ्रूण हत्या अगर सामान्य अर्थ में देखा जाए तो माँ के गर्भ से 18 तौर पर जो है इलीगल है। कन्या भ्रूण हत्या के हमारे सामाजिक कारण क्या है? क्या ऐसे कौन से कारण है जिससे कि जो परिवार नियोजन के तहत जो एकल परिवार है उनमें ज्यादातर पहली लड़की होने के बाद कन्या भ्रूण हत्या का चांस सबसे ज्यादा बढ़ता है। अगर हम सामाजिक रूप से संयुक्त परिवार व्यवस्था में रहते थे तो कन्या भ्रूण हत्या के चांसेस काफी कम रहते थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण कन्या भ्रूण हत्या का कारण ये है कि बालिका शिशु पर बालक शिशु को प्राथमिकता देना। आज हमारा समाज जो है पितृ सत्तात्मक स्वरूप आज भी धारण किए हुए है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट देखें तो मात्र एक महिला प्रधानमंत्री हमने पाई है। अगर राष्ट्रपति का लिस्ट देखें तो एक महिला राष्ट्रपति। तो इस तौर से ये दर्शाता है कि जो हमारा समाज है वो पितृ सत्तात्मक है और उसमें भी जो है बालक शिशु को प्राथमिकता दी जाती है। और ऐसा माना जाता है जो बालिकाएं हैं वो उपभोक्ता होती है और जो बालक है वो उत्पादक है। यहाँ पर ये अप्रोच बदलना होगा हमें। इस अप्रोच को अगर हम बदल दें तो काफी कुछ समस्याएं जो है कन्या भ्रूण हत्या की वो समाप्त हो सकती हैं। तीसरा ये देखते हैं कि बहुत सारी रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी परंपराएं
जैसा कि आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में होता है कि हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं या कोई आयोजन करते हैं तो हमारी वृद्ध माता बहनों या परम के द्वारा जो है हमेशा पौत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की जाती है। ये ज्यादातर रूप से देखा जाता है कि पौत्र प्राप्ति की जो इच्छा है वो ज्यादातर ग्रामीण समुदायों में की जाती है। दहेज प्रथा जो है कन्या भ्रूण हत्या का एक प्रमुख कारण माना जाता है कि जो आज दहेज की जो व्यवस्था है वो भले ही सरकार ने उसको इलीगल घोषित कर रखा है लेकिन समाज में जो है व्यापक रूप से व्याप्त है। तो दहेज प्रथा के चलते जो सामान्य परिवार हैं वो कन्याओं को जन्म देना नहीं चाहते। कन्या भ्रूण हत्या के जो है तो एक में हमारा लिंगानुपात था 1972 कि 1000 पुरुषों पर हमारे पास 972 लड़कियां होती थी। 1911 में वो लिंगानुपात हो गया 964, 1921 में फिर गिरा 955, 1931 में 950, 1941 में 945, 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930 पर हम आ गए, 1981 में 934, 1991 में 927 और 2001 में 933 और 2011 की जनगणना के अनुसार 940। कहने का मतलब ये है कि हम एक दशक में कहां से कहां आ गए, 972 से 940 पर आ गए। ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो है कन्याएं जो है मां के गर्भ में ही मार दी जा रही है। आपको जानकर बड़ा हैरानी होगी कि जो हमारी सरकारों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के व्यापक प्रयास किए जाते हैं। तब भी हम देखते हैं कि कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो है कन्या भ्रूण हत्या में जो लिंगानुपात रेशियो है वो बहुत ही असमानता भरा है। इन स्टेटों में जो है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश भी आता है और मध्य प्रदेश। आपको जानकर हैरानी होगी कि लखनऊ का लिंगानुपात 870 है। लखनऊ का जो लिंगानुपात है वो 870 है। तो ये जो तथ्य है ये दर्शाते हैं कि किस तरह से जो है हमारे समाज में है आज भी जो है एक लिंग भेद की जो असमानता है जो कि जिसकी इजाजत हमको संविधान नहीं देता है। संविधान आर्टिकल 51 में ही कहता है कि लिंग, जाति, धर्म व जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी जो है ये कुरीति जो है सामाजिक रूप से व्याप्त है। कहने का मतलब ये है कि नियम और कानून बनाने से कोई भी सामाजिक कुरीति समाप्त नहीं हो सकती। हम कितने भी नियम कानून बनाते जाएं तो कुरीति तब तक नहीं समाप्त हो सकती है जब तक कि हम उस समाज में रहने वाले लोगों के जो है मानसिक स्तर को ना बदल पाए। किसी ने कहा है कि पार्लियामेंट जो है केवल अच्छे कानून बना सकती है, कोई संसद जो है अच्छे कानून बना सकती है, अच्छे नागरिक पैदा नहीं कर सकती। अच्छे नागरिक पैदा करने के लिए वहां के इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज इन सभी का बड़ा अहम प्राप्ति की। इसको अगर बदलने में कामयाब हो जाए तो कहीं ना कहीं इस विषय पर काफी हद तक जो है लगाम लगाया जा सकता है। समाज का एक व्यापक दृष्टिकोण ये है कि भारतीय समाज में जो मोक्ष की अवधारणा है, जो मोक्ष प्राप्ति का जो कंसेप्ट है वो पुत्र की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। अगर ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को अगर ब्रेक कर दिया जाए कि अगर जो है पुत्र की प्राप्ति से ही मोक्ष होगा, क्योंकि अभी बताया हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने, सूरज भैया ने, कि जो है पिंडदान का जो कंसेप्ट है वो लड़के करते हैं, मुखाग्नि का जो कंसेप्ट है वो लड़के करते हैं। और अभी हैरानी की बात ये है कि मैं कहूँगा कि 5000 वर्ष पुरानी जो प्राचीन सभ्यता है आज भी किसी महिला ने ये नहीं कहा कि जो है मेरे मृत शरीर को जो मेरी लड़की जो मुखाग्नि देगी। ये बड़ा सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में शिक्षित अशिक्षित सभी लोग रहते हैं लेकिन इस तरीके के कंसेप्ट लेकर कभी कोई नहीं आया और वास्तव में ये एक जिस दिन ये कंसेप्ट आएगा इस और थैंक यू। विकास जी, आपने जो डेटा दिया है शताब्दी मतलब दशक के हिसाब से अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे ये त्रुटियाँ और ये लिंगानुपात का डेटा निकल के आता है जो कि हमारे समाज, भारतीय समाज में एक बहुत ही कलंकित विचारधारा और पुष्टि विचारधारा होता है। हम ये कहेंगे कि जो आज की कार्यशाला चल रही है उसको आगे बढ़ाना भी है, साथ साथ चलना भी है, समाज में भी नई चीज़ें आनी भी चाहिए। और इस पर यही है कि मानो ना मानो ये हकीकत है, मानो ना मानो ये हकीकत है, भ्रूण हत्या रोकने की समाज को सबसे अधिक जरूरत है।
अगली कड़ी में मैं देवेंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने विचार। सभी को मेरा प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, सहपाठियों और छात्रों को नमस्कार। जो आज का विषय है कन्या भ्रूण हत्या, इस पर लगभग सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक विचार व्यक्त किए, कुछ चिंताएं व्यक्त की। उसी संबंध में कुछ चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर विस्तार पूर्वक बता दी गई हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है या भारत देश है, यहाँ पर नारी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। तो वहीं दूसरी जगह पर हम ये भी देखते हैं कि जहाँ जिस देश में नारी के रूप में उसकी पूजा हो रही है, देवी के रूप में पूजा हो रही है, और वहाँ उसी देश में हमें कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति भी मिलती है। और अगर हम मानव इतिहास का, मानव विकास का एक अगर इतिहास देखें तो शुरू से हम अगर पाते हैं तो ऐसा शुरू से नहीं रहा है। सामाजिक रूप से साथ रहना शुरू किया या कृषि करना शुरू किया, तो सबसे पहले शुरुआत में अगर हम इस चीज़ को गौर करें तो मनुष्य, पुरुष और स्त्री साथ साथ चले, लेकिन कहीं ना कहीं जब गर्भ धारण करने की बात आई तो शुरुआत में उसको घर बैठना पड़ा या एक स्थान पर रुकना पड़ा, और पुरुष आगे काम करने के लिए बाहर निकलता रहा। तो वो जो एक कई समय तक, या कह सकते हैं कि साल तक, एक वर्ष तक उसको रुकना पड़ा। तो वही चीज़ आगे आज तक वो चीज़ चलती चली आ रही है। उसकी वजह से नारी पिछड़ती चली गई। मनीष जी ने इस पर विचार अपने व्यक्त की, कैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में कैसे कैसे नारी के बारे में कहा गया। विकास जी ने बताया कि जहाँ हमारे देश में पहले से ही मान्यता है कि जिस स्थान पर, जिस घर में नारी रहती है, वहाँ पर वहीं पर देवता बसते हैं। इन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आखिर वो क्या कारण है कि ऐसी चीज़ें होती रही, ये कुरीतियाँ कन्या भ्रूण हत्या जैसी होती रही। इसमें दो चीज़ें हैं। एक है कन्या भ्रूण हत्या, जिसमें ये स्त्री या आप कहें कि कन्या बालिका जो है उसका भ्रूण वो नहीं चाहती। एक तो हो गया कि गर्भपात कराए, और एक हो गया कन्या भ्रूण हत्या। तो ये उसके कम से कम जो गर्भपात कराया गया उसमें उसको 9 महीने का समय तो मिला, लेकिन इसमें तो उसको वो भी समय नहीं मिला। इस पर जैसे सूरज जी ने बताया कि मातृभूमि फिल्म के बारे में दर्शाया गया, तो उसमें पुत्रियों को दूध में डाल देना, गर्म दूध में, राजस्थान में ऐसी संस्थाएं हैं, और कि गर्म दूध में पैदा हुए बच्चों को डाल दिया। या गर्भपात में इसमें कौन दोषी है? क्या सिर्फ पुरुष लोग दोषी हैं? नहीं, सिर्फ पुरुष दोषी नहीं है, महिलाएं भी दोषी हैं। उसमें कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग बनता है। क्यों? अब तमिलनाडु में का एग्जाम्पल अगर हम लें तो वहाँ पर क्या होता है कि दाइयाँ बहुत सक्रिय रहती हैं। वो क्या करती हैं कि जो धान के छिलके होते हैं वो बच्चियों के मुंह में डाल दिए, तो वो जन्म लेते ही वो मर गई। या इस तरीके से और भी बहुत जघन्य तरीकों से मारने की हमें एग्जाम्पल मिलते रहते हैं। अमेरिका में 1994 में एक सम्मेलन हुआ था, तो उसमें एक अल्ट्रासाउंड फिल्म दिखाई गई थी साइलेंट स्क्रीन के रूप में, और उसमें ये दिखाया गया था कि 10 से 12 सप्ताह की जो कन्या होती है तो वो कैसे उसकी धड़कन होती है वो 120 की गति से चलती है, और जब उसके, और वो बहुत सक्रिय होती है, चुस्त होती है, लेकिन जैसे ही हथियार उसके शरीर के पास पहुंचता है वो डर से कांपने लगती है। तो वो इस तरीके से जब उसके शरीर से एक एक अंग निकालते हैं तो वो दर्द सिर्फ वो बच्ची ही महसूस नहीं करती है, साथ में वो माँ भी महसूस करती है, उस पूरी प्रक्रिया को महसूस करती है। तो उस माध्यम से ये फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म के बारे में अगर बात करें तो सूरज जी ने काफ़ी फिल्मों का नाम लिया। मैं उसमें सिर्फ एक फिल्म के बारे में ऐड करूँगा जो मैंने खुद देखी, पाकिस्तानी फिल्म जो ऑस्कर विनिंग मूवी है बोल, तो उसको आप लोग ज़रूर देखें। वो इस विषय पर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस विषय से रिलेट ज़रूर करती है कि एक जो पुरुष होता है वो पुत्र की चाह में लगातार 6 बेटियों को जन्म देता है,
और जब उसको 7वां बेटी नहीं होती है तो उसे लगता है कि वो लड़का होता है, लेकिन अंततः जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है तो वो लड़का भी नहीं होता है। तो उसकी वजह से ऐसे समाज में जो पितृसत्तात्मक है पूरी तरीके से, जहाँ पर महिलाओं को बोलने की भी इजाजत नहीं है, और ये चीज़ हमारे आज की नहीं है, ये चीज़ हमारे प्राचीन समय या शुरू से चली आ रही। मध्यकाल में तो घरों से निकलने की भी वो इजाजत नहीं थी, और तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज भी मौजूद हैं। ज़रूर हमारे देश ने आज़ादी के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी की है, अशिक्षा दूर हुई है, कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन अगर हम तुलना करें ग्रामीण समाज से शहरी समाज में तो हम देखते हैं कि ये कुरीतियाँ कहीं ना कहीं शहरों में ज़्यादा मौजूद होती, पढ़े लिखों में ज़्यादा मौजूद है ये कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या। इस पर विकास ने काफ़ी आंकड़े दिए, करीबन 9 ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय आंकड़ों से नीचे चल रहे हैं। और नेहा जी ने जैसा बताया कि एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में ये बात निकल करके आई कि अगर यही स्थिति चलती रही, स्थिति ये है कि अगर हम आंकड़ों में बात करें तो 5 लाख कन्या भ्रूण हत्याएं पूरे वर्ष हो रही है, हर वर्ष हो रही है लगभग। तो अगर उस स्थिति से अगर कंटिन्यूअस अगर वैसा ही चलता रहा तो करीबन 2 करोड़ 80 लाख पुरुष लड़कियां जो हैं वो लड़कों के मुकाबले कम हो जाएंगी। तो सबसे पहले 1978 के ज़माने में इस पर एक कानून बनाया गया, फिर कि महिलाओं को लिंग परीक्षण के लिए कि वो कर सकती हैं। फिर महाराष्ट्र सरकार ने इस पर सबसे पहले 1988 में कानून बनाया, उस पर संशोधन हुआ 2003 में, और एक चरणबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया। तो हम ये माने तो कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार विज्ञान है या जिम्मेदार हम हैं या समाज है। इसी पर मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने बोलना चाहता हूं कि देख कन्या हत्याओं के सिलसिले धरती माँ का कलेजा हिले, देख कन्या हत्याओं के सिलसिले धरती माँ का कलेजा हिले, विज्ञान का यह वरदान बना था जांचने को नहीं नन्ही जान, पर अब यह अभिशाप बन गया, बेटियों के लिए संताप बन गया। इसको बढ़ावा देने वाले भूल बैठे इसका अंजाम, भविष्य में माएँ नहीं मिलेंगे केवल अकेले बाप। विज्ञान का इसमें दोष नहीं है, विज्ञान का इसमें दोष नहीं है, दोषी है हमारा समाज। कल भी थी तिरस्कृत स्त्री जाति, आज भी वही हालात हैं जनाब। पहले तो मिल जाते थे गर्भ में 9 महीने, अब तो लिंग निर्धारण होते ही काम तमाम। नित बढ़ रहा है यह खूनी मंजर, अपने घोप रहे सीने में खंजर। रक्षक ही ना रही जब कोप की दीवारें से पुकारे। तो मैं इस सिलसिले में इन पंक्तियों को कंक्लूड करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सरकार इस सिलसिले में प्रयास नहीं कर रही है, क्योंकि क्या कारण है, क्या बुराइयां हैं, इससे क्या परिणाम हो सकते हैं। परिणामों में मैं ये चीज़ ऐड कर इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथियों ने बोला कि अगर महिलाओं की संख्या या लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले लगातार कम होती रहेंगी तो भयावह परिणाम आने वाले 2-4 दशकों में दिखाई देंगे। वेश्यावृत्ति की संख्या बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा, अपहरण की संख्या बढ़ सकती है। और अब सिर्फ दहेज प्रथा या हमारे साथियों ने दहेज प्रथा या दहेज के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज है, सोच विकसित नहीं है, पढ़े लिखे समाज होने के बावजूद भी अभी भी वही पुरानी सोच बरकरार है। इन सब में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पिछले 2011 का निर्भया कांड हुआ उसके बाद से लगातार जो अभी भी वही स्थिति बरकरार है, तो वो कहीं ना कहीं लड़कियों को लेकर के जो असुरक्षा की भावना जो माता पिता के अंदर होती है, इन दहेज और इन सब चीज़ों के साथ ये सबसे बड़ा डर है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान का मिसयूज करके वो डर भी परिवार पर हावी होता है कहीं ना कहीं इसको प्रोत्साहन देने के लिए। तो उस डर को निकालने की ज़रूरत है। सरकार ने 2015 में हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की, सुकन्या समृद्धि योजना शुरू। तो इस समस्या से या इस पारंपरिक कुरीति से को जड़ से समाप्त करने के लिए हम सबको मिल करके प्रयासरत होना पड़ेगा, सरकार के साथ चलना पड़ेगा, तभी हम ऐसे
लगातार संगोष्ठियां इसी वजह से हम लोग कर रहे हैं, ताकि इस समस्या पर हम चर्चा कर सके और इसको सोचने पर अपने साथ साथ औरों को भी मजबूत कर सके, ताकि समाज में सुधार। धन्यवाद। आपने जिस तरह से ग्रामीण परिवार को लिखित दी, मैं भी थोड़ा सा इसमें कुछ कहना चाहूँगा कि खत्म करो भ्रूण हत्या जैसा पाप, खत्म करो भ्रूण हत्या जैसा पाप, सुखी रहेंगे परिवार और आप। अगली कड़ी में मैं मिस्टर रियाज जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनका एक बहुत अच्छा कविता पाठ है, वो आए और अपना कविता पाठ है। जैसे कि सभी को पता है कि आज का जो टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या और जिस पे चर्चा हो रही है, इस पे बहुत ही मतलब एक अच्छा पहल है कि विश्वविद्यालय का हर परिवार मिलकर इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ जो है अभियान चला रहा है। जी मैं सबके लिए पैगाम लाया हूँ, ये पैगाम लाया हूँ, बेनाम उस जान के लिए कुछ नाम लाया हूँ। जी मैं सबके लिए पैगाम लाया हूँ, बेनाम उस जान के लिए। हाँ मैं तुझी पे लगाने वो इल्जाम आया हूँ। खता क्या थी बता तू उस नन्ही सी जान का, खता क्या थी बता उस नन्ही सी जान का, फकत बेटी थी तेरी जहन में नाम का, तो फिर क्यों ये कि जिसके जान से तूने ये जहां देखी है, अभी भी वक्त है करो तौबा गुनाहों से। बड़ा बेदर्द बड़ा जालिम बड़ा बेगैरत निकला तू, कि अपने जहाँ है उन्हें भी हक है जीने की, खुली इस फिजा में अपने सपने बुनने की। तुम चाहो तो वो बन सकती है तेरी मुस्तकबिल, तुम चाहो तो वो बन सकती है तेरी मुस्तकबिल, जरा दिल को कुसादा करके आजमाओ तो। यही बेटी तो लक्ष्मी है, यही बेटी तो रजिया है, यही बेटी तो कल्पना है, यही बेटी तो इंदिरा है, जरा सा थाम के इनको आगे बढ़ाओ तो, जरा सा थाम के इनको आगे बढ़ाओ तो। जमी पे ये जहाँ इनसे तेरा लिखा हुआ जाया ना जाएगा, क्यों तेरा लिखा हुआ आलम जाया ना जाएगा। बहुत ही अच्छा आप रियाज जी ने आपने बोला, आपकी कविताएं बहुत अच्छी थी, खास करके ये उर्दू लफ्ज में थी जो कुछ होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। और ये आप हमारे यहाँ एमए के छात्र भी हैं, और आगे भी उम्मीद की जाएगी कि आप ऐसे ही कविताएं आने वाले कार्यशाला में व्यक्त करें। अगली कड़ी में मैं अपने ही डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एस रिजी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और इस व्याख्यानमाला में कार्यक्रम में अपना कंक्लूजन और अपना अमूल्य वक्तव्य दें। इसके ऊपर लेकिन क्योंकि मुझे ये उत्तरदायित्व दिया गया है बोलने का और इसको कंक्लूड करने का, हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर रश्मि रेखा जी के, डॉक्टर शमा महमूद, डॉक्टर मनीषा और आप सबके जिन्होंने इसमें भाग लिया और अपने विचार हम लोग के समक्ष रखे। अभी मैं डॉक्टर मनीषा जी से ये डिस्कस कर रहा था कि कई चीज़ें और कई चिंताजनक भी विचार सामने आए हैं और ऐसे डेटा जो है विचार जो सामने आए हैं कि इसमें बहुत जिसको सुन के तकलीफ भी होती है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले हम जो है वो इसकी बातें करते हैं और ये जो मिशन शक्ति के अंतर्गत ये प्रोग्राम है ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे लोगों में जागरूकता ज़रूर फैलती है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? हम जब यहाँ खड़े होकर बोलते हैं तो कई डेटा और कई चीज़ें और सामाजिक तौर तरीक़े और ये सब चीज़ों की नाम लेते हैं कि समाज इसका ज़िम्मेदार है, कभी कभी हम लोग दहेज प्रथा को इसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन आखिर में ज़िम्मेदार हम सब हैं। और जब अगर यही चीज़ अगर हमसे पूछी जाए या किसी से पूछी जाए तो हम सब कहेंगे कि नहीं हमें एक बेटा चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो मानसिकता है, जो सोच है, उसको बदलना होगा, जो आसान नहीं है, क्योंकि
कि जो एक चीज़ सदियों से हमारे मस्तिष्क में, हमारे जहन में, हमारे कॉन्शियस में जो हमें सिखाई गई है कि मैन इज सुपीरियर, वो चीज़ बदलनी हो। आप सब ने यहाँ अपने विचार रखे और उस पर जो है बम जी ने कोई हर विचार को काफ़ी एनालाइज भी कर दिया है, तो उस पर ज़्यादा कुछ बोलने का वो नहीं है। शुरुआत में डॉक्टर अमिताभ राय की कविता बहुत ही जो है संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव, और रियाज जी की भी कविता जो है बहुत ही अच्छी थी। लेकिन एक जो डेटा मैं इसके ऊपर खुद मुझे इतना चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन मैंने रात में कल देखा और मेरी बेटी ने भी मुझे बताया देख के, सेकेंड अ फीमेल इज़ बीइंग किल्ड एवरी 50 सेकेंड। तो मैं आपको सिर्फ इस फैक्ट के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें कि 50 सेकंड पे हर एक किसी नारी की, किसी महिला की, किसी बच्ची की, किसी फीटस की हत्या कहीं हो रही है। और ये सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल यूरोप में, पाकिस्तान में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो है ही, हर जगह जो है ये चीज़ प्रेवलेंट। तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, तभी कहीं इस तरफ हम लोग कोई कदम उठा सकते हैं इससे निपटने के लिए, क्योंकि ये और जटिल होती जा रही है समस्या। ये जो है अब जैसे कि इन्होंने सूरज जी ने बताया, फिल्मों का हवाला दिया कि उसमें ऐसे ऐसे खतरनाक चीज़ें इन्होंने बताई कि हम लोग सुन के ही घबरा गए जो है इतनी उसमें। तो इसको खुद को हमें बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। जो सदियों से ये आ रहा है और सदियाँ लगेंगी, लेकिन प्रयास जारी रहे, तभी हम लोग कुछ इस तरफ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप यहाँ आए, इसको सफल बनाया, और आप लोग की वजह से ये जो वर्कशॉप था ये इतना सक्सेसफुल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सामने देखिए भाई।